डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एस्केप वेलोसिटी पढ़ा था, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पलायन वेग। और आज हम पढ़ेंगे, मैंने बताया था कि पलायन वेग हर प्लैनेट के लिए अलग अलग रहता है, क्योंकि वो उस प्लैनेट की रेडियस पर डिपेंड करता है। बच्चों, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि आपका ये जो अभी कोविड के चक्कर में जो ये सीन चल रहा है कि अभी क्लासेस कब से होंगी कब से नहीं होंगी, तो ये सीन चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन में आप लोगों को सेकंड वॉल्यूम स्टार्ट कराऊँ। तो ऑफलाइन मैं ये जो चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं इस चैप्टर के जैसे ही ये फिनिश होगा, 1-2 दिन में ये ख़त्म होने वाला है ये चैप्टर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई हैं। तो जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म हुआ, मैं दोबारा से इसी वॉल्यूम का रिवीजन लूँगा और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जो अच्छे न्यूमेरिकल हैं उनको मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा। तो आज का जो टॉपिक है, आप लोग मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा, पृथ्वी तल से पिंड के पलायन वेग का परिमाण, पलायन वेग का परिमाण। अब ये क्या चीज़ आ गई? ये चीज़ वही है जो मैंने कल बताई थी आपको, पलायन वेग। अब आज बात कर रहे हैं पृथ्वी तल से, क्योंकि हम अर्थ पे रह रहे हैं तो हम पृथ्वी की बात कर लें। तो पृथ्वी तल से हमें निकालना है पलायन वेग का परिमाण कि पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना होता है। तो बच्चों, आप लोग एक कल आपको रिलेशन बताया था पलायन वेग का कि वी क्या होता है आपका, ये वी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, और वी ही पलायन वेग है जिसका जो मान निकल के आता है 2GRE। ठीक है, 2GR, मैंने बोला किसी भी प्लेनेट के लिए 2GR ले लो, लेकिन अर्थ के लिए बात कर रहे हैं तो 2GRE ले लीजिए। अब बच्चों, आप लोगों को RE की वैल्यू पता है। RE क्या है यहाँ पर? RE जो होता है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। G क्या है यहाँ पर आपका? गुरुत्वीय त्वरण, इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। अब बच्चों, यहाँ पर बस ये वैल्यू पुट करनी है। RE की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? आपके सामने आपको बताया था मैंने, ये रहता है 6.4 × 10⁶ मीटर, ये आपको वैल्यू लगा देनी है। G की वैल्यू कितनी लगाएंगे आप? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। G 9.8 प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। आप ये वैल्यू लगाइएगा इस समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में लगाने पर VE निकल के आएगा आपके सामने 2 × 9.8 मल्टीप्लाई बाय, ये वैल्यू लगाइएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। इसको सॉल्व करना है आपको। जब आप इसे सॉल्व करते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो ये जब आप लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो ये VE निकल के आएगा 11.2 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड। सॉरी, थोड़ा मार्कर ख़राब सा हो गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे आपको ये शिकायत भी नहीं मिलेगी। VE = हो जाएगा 11.2 10⁻³ का आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ भी दिया जाता है कि पृथ्वी तल से कितना निकल के आएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बहुत स्पीड हो गई बच्चों, 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चला जाए, ये है 11.2 यानी 11.2 कहाँ से निकल के आया बच्चों? √2GRE, 2 मल्टीप्लाई बाय G की वैल्यू लगाई 9.8 मल्टीप्लाई बाय RE 6.4 × 10⁻⁶। अब जब इसे सॉल्व करेंगे ना, तो यही वैल्यू निकल के आएगी। और वरना आपको ये याद करना है कि पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड का मतलब बच्चों ये हुआ कि 1 सेकेंड में बॉडी अगर आप फेंक रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, या मार्कर है, मार्कर को मैं इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ भेजूँ, इतनी सारी की सारी एनर्जी मैंने इसी में लगा दी और फेंकूँ कि ये 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चली जाए। तो इसका मतलब यही तो हुआ ना, इसके अंदर स्पीड कितनी निकल के आई? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो वो जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण फील्ड है उसको एस्केप कर जाएगी, यानी छोड़ के भाग जाएगी, फिर ये ऊपर ही हवा में तैरती रहेगी, पृथ्वी पे फिर कभी लौट के नहीं आएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों, ये था पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान। एक छोटा सा टॉपिक और है, भू उपग्रह, जिसको हम बोलते हैं अर्थ सैटेलाइट।
अब भू उपग्रह क्या होते हैं बच्चों? ये बड़ा अजीब सा नाम आ गया, भू उपग्रह। भू उपग्रह इसको हम बोलते हैं जियो सैटेलाइट्स। जियो सैटेलाइट्स, जियो सैटेलाइट्स। भू उपग्रह एक ऐसा पिंड होता है जो पृथ्वी के ही, भू की बात हो रही तो जियो यानी जियो माने अर्थ, पृथ्वी के समीप, पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी की जो परिक्रमा दे रहा है वो भू उपग्रह कहलाते हैं। जैसे हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा पृथ्वी का एक नेचुरल उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि चंद्रमा ना पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। अच्छा, चंद्रमा के लिए जो टाइम पीरियड है, चंद्रमा अपना एक चक्कर, ये भी याद रख लेना, 27.3 डे यानी 27 दिन 3 घंटे में वो अपना एक परिक्रमण कर पाता है। यानी 27 घंटे और 27.3 दिन में ये 27 दिन और 3 घंटे में ये अपना एक परिक्रमण कर पाता है। यानी कि जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन में रिवॉल्व होती है, 365 दिनों में वो एक चक्कर लगा पाती है, इसी तरह से चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, मान लीजिए ये हमारे सामने ये अर्थ है, यानी ये पृथ्वी और यहाँ पे ये चंद्रमा है, हमारे चंद्रमा मामा है जिसे हम बोलते हैं मून। तो ये मून घूमेगा मान लो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से घूरा शुरू होते होते यहाँ तक जब पहुँचेगा अपनी उसी पोजीशन पे, इसको घूमने में कितना दिन लग जाएगा? 27.3 दिन। फास्ट होता है काफ़ी। पृथ्वी तो आलसी होती है ना, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है 365 दिनों में, यानी एक साल में, और ये कितना लगाता है? 27.3 दिनों में। तो ये बच्चों था भू उपग्रह कुछ नहीं है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं पिंड, ऐसे पिंड, उनको ही हम क्या कहते हैं? जियो सैटेलाइट्स कहते हैं या भू उपग्रह कहते हैं। तो अभी इसमें एक दो टॉपिक और है, जैसे पलायन वेग हमारा आज ख़त्म हो गया, बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, बंधन ऊर्जा जिसे बोलते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और 1-2 दिन के बाद में हम आप लोगों को, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट वॉल्यूम हमें स्टार्ट करना है फिर से, और फर्स्ट वॉल्यूम के NCERT के अच्छे न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लेके आऊँगा, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, और आप लोग अपने विद्यालय में अपना नाम, मैं फिर से बोलूँगा, अपने फादर का नाम, अपने टीचर का नाम और अपने विद्यालय का नाम भी रोशन करें। थैंक यू वेरी मच।